का तहे दिल से शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद हम कहते हैं। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीज़न 3 की दास्ता के 44 का छठा हिस्सा का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए हजरात, लुफ्त उठाए। छोटे जलाल के सामने अचानक काले रंग की कार बड़ी तेज रफ्तार से आके एक दरख्त से टक्कर खा जाती है। तो माजी का जलाल देखकर सहम जाता है। बंद जलाल के हाथों से पैकिंग समेत गिर जाता है। अब जलाल को होश आया तो कार की तरफ लिपका दौड़ते हुए पहुंचा। कार का दरवाजा अटक गया था, जलाल खोल ना सका। फिर जलाल कार के दूसरे हिस्से की जानिब दौड़ता गया। पहले अंदर एक जख्मी बुजुर्ग बेहोशी की हालत देखकर दरवाजे के शीशे पे हाथ मारकर उठाने की कोशिश की। बुजुर्ग की आंख खोलकर बंद हुई। फिर नन्हे जलाल ने जोर लगा के दरवाजा खोला। बुजुर्ग की आंख फिर एक और दफा खुली और बंद हुई। जलाल हौस दिलाने की कोशिश की। फिर जलाल ने बुजुर्ग के जेब में से फोन निकाल के इमरजेंसी नाफिस नंबर 112 डायल किया। सिंगल बा मुश्किल पकड़ के कॉल की। बेलग्रेड जंगल की तरफ बुलाया। फिर कार में से बच्ची की रोने की आवाज आई तो जलाल मोड़कर गाड़ी की तरफ गया। तो जलाल ने देखा कर पिछली सीट पर बेहोश मां के बराबर बच्ची थी। नन्हे जलाल ने बच्ची को गोद लिया। तो कुछ लम्हात गुजरे तो एम्बुलेंस आ जाती है और कार्रवाई करते हैं। अब जलाल बच्ची को गोद लिए हुए एम्बुलेंस के करीब खड़ा होता है। एक नर्स बोली कि अब तुम भी अपने बहन के साथ आ बैठो। जलाल ने कहा कि मैं ठीक हूँ, पर इसका पता नहीं और ये मेरी बहन नहीं है। अब जलाल ने अपने हाथों से नर्स को बच्ची पकड़ा देता है। एम्बुलेंस रवाना होने लगी तो इतने में जलाल लोगों के कदमों की आहट सुन लेता है। फिर जलाल कहता है कि रुको, मैं भी आता हूँ। अब जलाल भागकर बंद उठा के एम्बुलेंस में बैठ जाता है। चलती हुई एम्बुलेंस में बुजुर्ग की सांसें फूलने लग जाती है तो नर्स बच्ची को जलाल के हवाले कर देती है। अब नर्स बुजुर्ग की सांसें बहाल करने में मसरूफ हो जाती है। आखिरकार सांसें बहाल हो जाती हैं तो नर्स ने नन्हे जलाल को कहा कि देखो ये कितनी प्यारी है, पर ये मुसलसल रोए जा रही है। क्या इसे तुम चुप नहीं करवाओगे? लगता है इसे बहुत भूख लग रही है। तो जलाल चुराया हुआ पैकेट में से बंद निकाल के बच्ची को खिलाता है। बुजुर्ग की आंख खोली तो ये मंजर देखकर बंद हुई। अब बच्ची भी चुप हो गई। अब हॉस्पिटल का मंजर दिखाते हैं। एक डॉक्टर एक एक्सरे का मुआयना करते हैं। अब दफ्तर के पीछे जो धुंधला मंजर रोशन करके बुजुर्ग को बैठाया हुआ दिखाते हैं, जो मुसलसल डॉक्टर को देख रहे थे। तो डॉक्टर एक्सरे उतार के अपने हाथ में लिए बुजुर्ग के सामने अपनी कुर्सी में तशरीफ जमाता है। अब डॉक्टर ने कलामात अर्ज किए, जमाल इल्दीस साहब, मैं आपको किस तरह तफसीलात दूं? मैं नहीं बता सकता। मैं इतना ही आपसे कह सकता हूँ कि आपके पास कम से कम वक्त ही बचा है। बुजुर्ग जमाल ने अर्ज किया कि मेरी बेटी कहाँ है? अब बच्ची को दिखाते हैं, जो नन्हे जलाल के हाथ में अभी तक मौजूद थी। इतने में वहाँ पर बच्चों के पास एक नर्स आ जाती है, हाथ में चॉकलेट लिए, और जलाल को दी और जलाल के बाजों के करीब बैठी। तो जलाल ने पूछा कि क्या इसकी माँ जिंदा है? तो नर्स ने कहा कि नहीं, और जलाल को कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो नन्हे जलाल ने चॉकलेट खाते हुए कहा कि मेरा नाम मुझे नहीं मालूम, ना दूसरों को मालूम है। फिर मैं अपना नाम क्या बताऊं? तो अचानक जमाल साहब की आवाज आती है कि पर मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाम क्या है। एक रोशन चिराग की तरह जिसकी जलाली में कुल कायनात है, जिसकी बिना पर उस खुदा ने अपना नाम जलाल बताया था। अब तुम्हारा नाम जलाल है, जो तुम्हारे गोद में बच्ची है, आज से तुम्हारी बहन है। कुछ दिन बाद जलाल से जमाल साहब कहते हैं कि अगर तुम्हारा नाम जलाल है तो तुम्हें गौर और फिक्र करने की जरूरत है। तुम अपनी शान किसी के आगे छुपकाना नहीं। जल्द ही वो खुदा तुम्हारे हाथ में गलबा देगा अगर तुम छुपकोगे नहीं। अब जलाल अपने माजी से लौटकर समंदर की नहरों को कुछ देर तक ताक कर मुस्तफ़ा को फोन करता है। इस्तांबुल के ट्रैफिक में मुस्तफ़ा कॉल अटेंड करता है तो जलाल ने फरमाया कि आगा कराचाई होल्डिंग की तिजारत की मालूमात हासिल की या नहीं। तो मुस्तफ़ा ने जवाब दिया कि अभी उसके कागजात जमा होने वाले हैं, अगर हो जाएंगे फिर जाके हलफनामा मिलेगा। हल्फबेदारी अगर मिल जाए तो आप अपना नाम क्या तजवीज़ करेंगे? आगा कराचाई या फिर अपना नाम जलाल इल्दिस तजवीज़ करेंगे? तो जलाल ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं चाहता तो अपना नाम दे सकता था, चलो एक और नाम साही लिखवा लो, आगा कराचाई। जब मैं इस्तांबुल आऊँ तो हल्फबेदारी की तकरीब जलाल के मिशन में इंतकाद करना कि सबको पता चल जाए, और देखो उस बदतमीज इंसान ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। अगर ठीक से किया है तो उसको इनाम दे देना, तो ना क्या फिर भी उसको अपने अमाल का इनाम दे देना। उसको हर हाल में इनाम मिलना चाहिए। अब जलाल फोन मुंतका करके एक बार फिर नहरों को देखने लगा और कहा कि मैं अपने आप को अजीम नामों का मुस्तहिक नहीं समझता।
मेरा नाम तो काले समंदर के अंदर जो काला मोती है उसी की तरह पुरस्कार नाम होना चाहिए था, पर उस खालिक कायनात की मर्जी जो नाम लिख दे। अब जलाल के पीछे अनकरीब सहाली के किनारे पर पड़े बेंच पर नादिम के हम शकल का जैसा बंदा को बैठा हुआ दिखाते हैं, जो मुसलसल 2 बच्चों को देख रहा था, जो एक व्हीलचेयर पे था, एक बच्ची खड़ी थी एक दूसरे के हाथ में, जो मुसलसल फुटबॉल फेंक रहे थे। नादिम जैसा बंदा के पास जाज़मीन मैडम आ जाती है। इसे वाज़ेह हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नादिम होता है, पर जाज़मीन आके नादिम को जान कह देती है और नादिम उस देखकर मुस्कुराता है और कहती है कि मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई और तुम यहाँ बैठ के समंदर की हवा खा रहे हो। और आके नादिम के पास बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, आज तुम ज्यादा संजीदा और पुरस्कार इंसान लग रहे हो। काला समंदर बनकर ना दिखाओ, अपने आप पे सूरज की रोशनी पड़ने दो, चलो कुछ तो वजाहत दो कि तुम ऐसे क्यों हो। तो नादिम ने अर्ज किया कि मैं इस शहर के मुतालिक कुछ कह नहीं सकता, जब लगा मैंने इस शहर के बारे में मैंने सब कुछ जान लिया है। उसी वक्त अपना नया रंग दिखा देता है और ये कहता है कि तुम इस शहर के नहीं बनने, और मैं तासलसल इस शहर को समझाने में मसरूफ हूँ कि मैं भी तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, पर ये शहर मानने को तैयार नहीं। मैं अगर सच बोलो मैं इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानता। जाज़मीन ये सुनकर मायूस हो जाती है, तो जाज़मीन के आगे माजी की सदाकत की झलकियां नुमायां होने लग जाती है, जो सदाकत उस जाज़मीन को ही मालूम थी, पर कुछ झलकियां ही याद कर सकी। नादिम बोला कि तुम कहाँ खो गई थी। जाज़मीन ने कहा कि कहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात सुन रही थी, पर मुझे मालूम है वो कौन सा शहर है जो तुम्हें अपना कहेगा। नादिम ने पूछा कि वो कौन सा शहर होगा, क्या तुम्हें पता है? तो ऐसा शहर कहाँ है? जाज़मीन जवाब दिया कि थोड़ा सब्र करो, ये एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज ही रहने दो, पर तुम इसी दुनिया के हो और पूरी दुनिया तुम्हारी है। चलो अब हम चलते हैं। नादिम ने कहा कि कहाँ? जाज़मीन ने कहा कि बहुत रात हो चुकी है, अपने घर ही जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? तो उठ के जाने लगे। तो जाज़मीन मैडम को सहाली किनारे पर जलाल साहब नजर आते हैं। तो जाज़मीन ने नादिम से कहा कि जान तुम चलो, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। नादिम बिना सवाल किए और बिना जलाल को देखे चला जाता है। और अब जाज़मीन जलाल के पास आके खड़ी हो जाती है। तो जाज़मीन ने कहा कि आखिरकार हमारा आमना सामना हो ही गया, क्या ये एक अजीब इंतफाक तो नहीं? तो जलाल ने देखकर मुस्कुराते हुए अर्ज किया कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ मर्जी हो चले जाओ, पर ये मुकद्दर ढूंढ कर मिलवा ही देता है। जाज़मीन ने कलाम किया कि अगर तिजारत करने वाले मुकद्दर देखने लगे फिर तो वो घर से ना निकले। मेरी अलग राय है, इंसान खुद ही रास्ता बनाता है, पर हमको माना पड़ेगा कि हम दोनों पुरस्कार एक कश्ती पर सवार है और पुरस्कार होती जा रही है। मंजर आम पिलाने वाले अभी तक इस पुरस्कार कश्ती को ढूंढ नहीं सके, हम जैसा इंसान खोलकर बाहर नहीं आ सकता। तो जलाल ने कहा कि यही तो एक गम है। तो जाज़मीन बोली कि अच्छा मैं चलती हूँ और दुआ करती हूँ हमारी मुलाकात जल्द हो, मैं बहुत जल्द इस्तांबुल आ रही हूँ। अब जलाल को सहाली किनारे पर एक किला छोड़ चली जाती है और अब इसके बाद दिखने वालों को जाज़मीन ने जो याद किया था उस वक्त हमें ले जाके दिखाते हैं। नादिम को जख्मी जाज़मीन की कार में दिखाते हैं, जो मुसलसल अपना सफर तय कर रही थी और पूरे रास्ते जाज़मीन की नजरें नादिम पर टिकी हुई थी। अब जाज़मीन डॉक्टर के पास बैठकर डॉक्टर की एहतियाती तदबीर नादिम के मुतालिक सुनने लगी कि हमने पूरी कोशिश की, पर वो इस वक्त कोमे में है। ये भी हो सकता है कि इसकी यादाश्त शायद जा चुकी हो। जाज़मीन उठकर कहा कि ठीक है, इसके अहल खाना को इतला कर दो, वैसे भी मैं इटली की परवाज को ताखिर करना नहीं चाहती। डॉक्टर ने हैरानी से कहा कि क्या इटली? फिर उठकर अर्ज किया कि रुकिए, अभी आपने इटली कहा है ना? इटली में मेरी एक दोस्त है जो कोमा स्पेशलिस्ट है, मैं आपको उनका पता देता हूँ। एक इंसानियत की खातिर आप जो करेगी, वैसे भी हमारे पास या आपके पास इसके अहल खाना की मालूमात नहीं है, और आप ही थी जो इस इंसान को यहाँ पर लाने वाली। अब जाज़मीन की नजरें दिखाते दिखाते इस्तांबुल का जहाज उड़ता हुआ दिखाते हैं जो इटली ले जा रहा था। अब जाज़मीन के घर में नादिम कराचाई का इलाज होने लगा। डॉक्टर की हिदायत पर जाज़मीन मैडम अपने बॉडीगार्ड से नादिम की खिदमत करवाती थी कि खिलाती पिलाती पहनाती थी। एक दिन एक गार्ड ने नाक चढ़ाया तो जाज़मीन बोली ये मुझे दो और तुम जाओ। वो चला गया तो खुद पहनाने लग गई, रोमानी अंदाज में पहनाया, और अब आए रोज खुद ही पिलाने खिलाने लग जाती हैं। जब जाज़मीन को लगा कि वो नादिम पे फिदा है, उसे अगले दिन नादिम को होश आ जाता है। तो हॉस्पिटल में जाज़मीन को डॉक्टरनी कहती है
कि लगता है इस इंसान को अपना माजी याद है और तासलसूल से जेमरे का नाम ले रहा है। आखिर कौन है जेमरे? अपने आप को नादीम कराचाई कहता है, तुर्की का शहरी लगता है और उसको इंग्लिश नहीं आती। जासमीन ने कहा कि यादाश्त को मिटाने का कोई तरीका होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका क्या मतलब? जासमीन ने कहा कि इस वक्त इसके साथ इसका अहलखाना नहीं है। हो सकता है इसका अहलखाना इस दुनिया में ना हो। नई जिंदगी को जीने के लिए माजी को भूल जाना ही पहली कामयाबी है। डॉक्टर ने कहा कि ये तो सरासर गैरकानूनी काम है। जासमीन ने कहा कि जहाँ पैसा दिखता है वहाँ गैरकानूनी काम नहीं देखते और टेबल पे रकम रखी। अब माजी से लौटकर अब नादीम को कार में दिखाते हैं। अब जासमीन आके कार में बैठ जाती है, नादीम के रुखसार को चूम लेती है। अब जलाल साहब को दिखाते हैं जो अभी तक सहाली किनारे पर मौजूद थे। जेमरे दहलीज पर अभी तक बैठी होती है। अब रोते हुए आसमान को देखा और बोली कि मुझसे हरगिज कलाम ना करना, तुम इस जमीन पे अब नहीं रहते, तुम आसमान पे रहने लग गए हो। एक और आंख से आंसू गिरा तो जेमरे का मोबाइल बच उठा। जेमरे ने उठाया तो एक खातून बोली कि क्या आप मिस जेमरे कराचाई बोल रही हैं? तो जेमरे ने जवाब दिया कि जी फरमाए, मैं जेमरे कराचाई हूँ। तो उस खातून ने कहा आपके बेटे बोलाद की टीचर बोल रही हूँ। तो जेमरे ने कलाम किया कि बोलाद, क्या हुआ बोलाद को? उस टीचर ने कलाम किया कि घबराए मत, आपको जानकर ताजुब होगा पर हमारे स्कूल के लिए भी ताजुब के बाइस था कि बोलाद ने कलम ना मिलने की सूरत में एक फूल की टहनी से इम्तिहान के फॉर्म भरे और बोलाद अव्वल नंबरों से शरीफ फहरिस्त आया है। क्या आपको ताजुब हुआ? जेमरे ने आंसू पोंछकर कहा कि यकीनन जानकर बेहद खुशी हुई, लेकिन मुझे ताजुब की बात नहीं लगी। मेरा बोलाद किसी से कम नहीं। टीचर ने कहा कि क्या आप कल आएगी? हम चाहते कि आपके सामने बोलाद को टॉफी दी जाए। तो जेमरे ने कलाम किया कि मैं जरूर आऊंगी। तो आप जरूर आए। जेमरे ने कहा कि अच्छा मैं फोन रखती हूँ, नन्हे बोलाद के लिए तोहफा लेना है। फोन बंद करके बोली कि नादीम तुमने सही कहा था, बच्चे वालिदैन के लिए छड़ी से कम नहीं होते, जो गिरने ना दे, उम्मीद का दिया भी जलाए रखे, सरद हवा में भी उन छोटे छोटे तारों से अपने अंदर आग बरकरार रखे। अब नादीम तुम जहाँ भी हो, जेमरे तुमको ऐसा नहीं लगने देगी कि जेमरे ने शिकस्त खा के टूट गई हो। अगर टूट गई तो दुनिया को टूट कर नहीं दिखाएगी। हमें जोड़ने वाले हमारे बच्चे हैं। चेहरा साफ करके उठकर जाने लगी तो इतने में जो टैक्सी जेमरे को पुलिस स्टेशन छोड़कर गई थी वो आके जेमरे के रास्ते पे खड़ी हो जाती है। ड्राइवर ने शीशा नीचे करके कहा कि आए मैडम, अभी आपके बकायाजात रहते हैं। आपके बकायाजात पर मेरी खयानत की नजर थी, मैं अपने आप को बामुश्किल वापस लाया हूँ। तो जेमरे टैक्सी में बैठ जाती है और इधर जलाल के मिशन में उस पे बड़े आराम से बाहर खड़ा होकर जलाल की हवेली तक रहा था। इतने में मुस्तफा अपने बंदों के हमराह कार से निकलकर आ रुका। ओसबे को देखता रहा। मुस्तफा ने अपने बंदों से कहा कि तुम यही रुको, मैं देख के आता हूँ। और बोलाद अपने कमरे के बाहर अपने मोम के इंतजार में खड़ा होता है। सहर का गुजर हुआ तो बोलाद को देख कर रुकी और जाकर बोलाद से पूछा कि तुम अभी तक क्यों जग रहे हो, क्या तुमको नींद नहीं आई? बोलाद ने कहा कि बिना माँ के हाथ लगे नींद कैसे आएगी? सहर नानी मेरी मामा क्यों नहीं आई? उनको कहो ना, हमें सरप्राइज नहीं चाहिए, हमें मामा चाहिए। तो सहर ने कहा कि बोलाद ऐसे ना कहो, तुमको मामा नहीं सरप्राइज चाहिए, तुम्हारी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में हमारी मामा ने आधे रास्ता तय किया है, तुमको आकर सरप्राइज जरूर देगी। बोलाद ने कहा कि आप ऐसे कह रही है कि मामा चांद पे गई हो? तो सहर ने कहा कि चांद से भी दूर। तो बोलाद ने कहा कि क्या मामा चांद से भी दूर गई हैं? तो मामा जल ना जाए, सूरज नहीं छोड़ेगा, ना सूरज किसी को छोड़ता है। सहर ने कहा कि देखो तुम्हारे एक गिफ्ट के खातिर मामा कहाँ तक जाना पड़ा। चलो हम ऐसा करते हैं, जब तक तुम्हारी मामा नहीं आती हम तुम्हारे बिस्तर पे जाके एक कहानी सुनते हैं। वो उठने लगे तो मुस्तफा आ जाता है और कहा कि जेमरे कहाँ है? सहर और बोलाद मायूस होकर देखते ही रह गए। अब नूर मैडम हवेली से निकल के ओसबे के सामने कार में बैठी, अपनी कार खुद ड्राइव करके गेट तक गई और कहा कि गेट खोलो। तो गार्ड ने कहा कि इस वक्त। तो नूर ने कहा कि कुछ कामों को रात की तारीख में किए जाते हैं। गेट खुलवाया और गई। अब बाहर ओसबे ने कहा कि वाकई अमीरों का घर काफी बड़ा होता है, किसके कमरे में क्या हो रहा है ये इनको क्या मालूम। फिर हम जैसे इंसानों से पूछते हैं कि पता करो क्या हो रहा है। फिर ओसबे ने बंदों को देखकर कहा कि क्या देख रहे हो? इतने में मुस्तफा आकर ओसबे के पास जाता है। तो ओसबे ने कहा कि तुम मेरे पास ऐसे क्यों आ रहे हो? तो मुस्तफा ने कहा कि तुम यहाँ हो।
तो जिम्रे कहाँ है? तो ओसबे ने कहा कि अब पता नहीं। तो मुस्ताफा ने गिरीबान पकड़ लेता है। तो ओसबे ने कहा इतना बड़ी हवेली है, किसी के बिस्तरे पे होगी, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? मुस्तफा ने कहा कि अभी तुम्हें बताता हो, और मुक्का मारा और कहा कि जलाल का इनाम है। तो जिम्रे को टैक्सी लेके आ जाती है। तो जिम्रे को देखकर रुक जाते हैं। इतने में ये जालिम इस्तांबुल का एपिसोड 44 का हिस्सा 6 इख्तिताम हो जाता है। जिन तहरीक निगार शेर अफगन है, तो लिहाजा और एपिसोड सुनने के लिए शेरू प्लेलिस्ट टीवी सब्सक्राइब करें।